हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। DFCCIL 2023 के रिक्रूटमेंट में जो हम लोग जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, इसमें अब तक टोटल हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का मानना था कि क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं, एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो देखिए, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वही एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ये अदर डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, जो कॉम्पिटेटिव पर्पज से ही बनाए गए थे। ठीक है, बट ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से एडवांस आपको करा देता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें भी मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ से मैं आपको पहले कराता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि आगे के जितने भी वीडियोज़ हों उनमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास करूँ। इस वीडियो में मात्र 110 ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आगे और भी जितने वीडियो आएंगे उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराने का प्रयास करूँगा। और इसमें मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है, ठीक है, जो कि आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। सो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप रुक्मणी का ही बुक लीजिए। ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, चाहे वो लुसेंट का हो, स्पीडी का हो, या फिर कोई भी जो भी आपको मिल जाए जनरल साइंस का। क्योंकि देखिए, एरर तो हर एक बुक में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े ना बदल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही गलत वो लिख देगा। सो यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही जो रुक्मणी पब्लिकेशन है उसका अवेलेबल था मेरे पास, तो उसी से करा रहा हूँ। आप कोई भी बुक लेकर के इसको पढ़ सकते हो। ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो से ही पढ़िए, आप बुक लेकर के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, इवन पीडीएफ से तो बेटर होता है कि आप बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ धरा का धरा रह जाता है और पढ़ते भी नहीं हो। वैसे इसमें चिंता नहीं करने, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए। अदरवाइज़ आप चाहो तो इस वीडियो के साथ साथ ही, मतलब मेरे साथ साथ ही पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हो आप 2 से 3 घंटा, मतलब, या ये तो मतलब कि 1 ही घंटे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो आप 1 घंटा इसको देखिए और जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इस वीडियो के साथ साथ ही अपना पूरा कर सकते हो। सो चलिए फिर ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र से होगा। सो पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टेसिस फेटालिस रोग गर्भपात कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन इनमें से बनेगी जब ये एरिथ्रोब्लास्टेसिस फेटालिस जो रोग है वो गर्भपात का कारण बन सकता है। सो ये आरएच फैक्टर पे बेस्ड होता है कि अगर आरएच माइनस पति का हो और आरएच माइनस पत्नी का भी हो तब, कि आरएच माइनस पति और आरएच प्लस पत्नी का हो तब, या फिर आरएच प्लस पति का हो और आरएच माइनस पत्नी का हो तब, या फिर दोनों का आरएच प्लस ही हो। सो ये कंडीशन बनती है जब कब, जब आरएच प्लस पति का हो और आरएच माइनस पत्नी का हो, तब ये जो एरिथ्रोब्लास्टेसिस फेटालिस है ये रोग गर्भपात का कारण बन जाता है। तो अगर आरएच प्लस जो है वो पति का हो और आरएच माइनस ये आपका पत्नी का हो, तब क्या होगा, ये गर्भपात रोग का कारण बन सकता है। ये आरएच प्लस क्या होता है, एक आरएच फैक्टर है जो कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में रिसस मंकी में किया था। ठीक है, सो ये आपका आरएच फैक्टर होता है। और जिन व्यक्तियों में आरएच पाया जाता है उनका रक्त आरएच प्लस होता है, जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच माइनस होता है। सो अपने इंडिया में बात करें तो 97% लोगों में तो आरएच प्लस होता है, 3% लोग ऐसे होते हैं जिनमें आरएच माइनस पाया जाता है। जबकि यूरोप में, यूरोपियन कंट्री की बात करें तो 85% लोगों में आरएच प्लस, 15% लोगों में आरएच माइनस पाया जाता है। और यदि यहाँ पे आरएच प्लस पति में हो और आरएच माइनस पत्नी में हो, तो ऐसी स्थिति में तो साइंस भी कहती है कि शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट लैंग्वेज में तो ऐसा बोला जाता है कि आरएच प्लस अगर पति का हो, आरएच माइनस पत्नी का हो, सो ऐसी कंडीशंस में शादी नहीं करे तो बेटर है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। सो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, Cu प्लस, Mg प्लस, Fe2 प्लस या फिर जिंक प्लस। सो हीमोग्लोबिन में सिंपली आपका Fe2 प्लस धातु पाई जाती है, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, फेरस। ठीक है, फेरस धातु पाई जाती है यहाँ पे, फेरस आयरन। और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम अदर चीज़ों की बात करें तो Mg मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र रोग हो सकता है। क्रोमियम इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। और वहीं पे कॉपर जो होता है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभ का डाइबैक या डाइबैक ऑफ शॉर्ट्स रोग हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, सिंपली सो Fe2 प्लस आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। सो ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। सो AB जो रुधिर वर्ग का व्यक्ति है वो किसको ब्लड दे सकता है, सो ये सिंपली AB को ही दे सकता है। और वहीं अगर हम बात करें सो AB जो ब्लड ग्रुप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करें O ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको रक्त दे सकता है और केवल O से ही अपना ब्लड ले सकता है। ठीक है, बाकी ये सबको दे सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो AB ब्लड ग्रुप होता है ये, इसमें अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और वहीं O ब्लड ग्रुप जो है इसमें एंटीजन नहीं होता है कोई भी। ठीक है, O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है और O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण या पाचन? सो ये आपका रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए फेमस है कि विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी थी? रक्त परिसंचरण तंत्र। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीजन है, एंटीजन क्या है आपका? एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष या फिर एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक या फिर एंटीबॉडी का फल। तो देखिए एंटीजन आखिर में एंटीजन है क्या? सो ये एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। अगर एंटीजन हो ही ना तो एंटीबॉडी बने ही ना, ठीक है। इसी से बचने के लिए क्या होता है, शरीर में आपके एंटीबॉडी बनती है। सो एक तरीके से एंटीजन जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, एंटीबॉडी बनने के लिए। सो एंटीबॉडी के निर्माण के लिए ये किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। कौन? एंटीजन। सो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा कि एंटीबॉडी के निर्माण हेतु ये एक उत्प्रेरक है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हों तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? सो यहाँ पे देखिए अगर पिता में ब्लड ग्रुप ए है और माता में वही ब्लड ग्रुप बी है, सो ऐसी कंडीशंस में संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? सो ये आपका हो जाएगा ए, बी, ओ और ए बी चारों, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में चारों यहाँ पे क्या है आपके संभव हैं, चारों आपके संतानों में ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ ऐसी भी हैं, मतलब जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। सो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बताऊँगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो पहले अगर हम बात करें ओ से, ठीक है। सो अगर किसी एक में भी माता या पिता में ओ ब्लड ग्रुप है, प्रेजेंट है, ठीक है। सो इतना तो तय मानिए कि वो क्या करेगा, ओ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ओ बनेगा ही बनेगा। साथ में जिसके साथ वो रहेगा वो भी उसके साथ पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे ओ यहाँ पे ओ के साथ है तो ओ ही रह गया, ठीक है। बाकी इम्पॉसिबल क्या क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें जो बच जाता है, मतलब टोटल क्या हो गया आपका, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ओ हो गया, और क्या हो गया, ए बी हो गया। सो इनमें से जो भी मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे ओ हो गया, सो बच क्या जाता है आपका यहाँ पे ए, बी और ए बी। सो ये इम्पॉसिबल है। वहीं पे आगे अगर हम बात करें, देखिए मैंने बोला कि ओ के साथ अगर कोई है, सो एक तो ओ बनेगा ही बनेगा और उसके साथ जो है वो भी बन जाएगा। सो ओ के साथ देखिए ए है, सो ओ भी बनेगा और ए भी बन जाएगा। ओ के साथ ओ था तो ओ तो बन ही गया। और वहीं पे अगर हम बात करें ओ के साथ अगर बी आ गया, सो ओ भी बनेगा और बी भी बनेगा, ठीक है। बाकी जो बचे वो नहीं बनेंगे। और यहाँ पे अब इससे यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ए बी पे। अब ए बी के साथ यदि कोई है, सो ए बी तो कन्फर्म बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको इसमें लेटर के रूप में दिखेंगी वो भी बनेंगी। तो देखिए यहाँ पे ए बी के साथ ए बी है, सो यहाँ पे आपको कौन कौन सा लेटर दिख रहा है इंग्लिश का? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है एक साथ साथ, ठीक है। सो ये सारे के सारे बन जाएंगे तीनों। बचा कौन? ओ, तो ये इम्पॉसिबल है। वहीं पे बी के साथ अगर ए बी के साथ अगर बी आ जाए, सो अगेन मैं बोला कि ए बी तो कन्फर्म में बनेगा ही बनेगा। जो लेटर्स दिख रहे हैं इंग्लिश के वो भी बनेंगे। सो ए दिख रहा है यहाँ पे लेटर, बी दिख रहा है और बी दिख रहा है और ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा। और ए बी के साथ अगर ए आ जाता है, सो अगेन मैं बोला कि ए बी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन और जो लेटर्स दिख रहे हैं वो भी बनेंगे। सो एक तो इंग्लिश का ए लेटर दिख रहा है यहाँ पे और एक बी लेटर दिख रहा है। सो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा और ए बी भी बनेगा, ठीक है। सो ये तो रहा आपका ए बी के साथ अगर कोई आता है तब। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ए बी और ओ दोनों अपोजिट जैसे हैं, ठीक है, एक तो आपका क्या है, एक्सेप्टर है, एक डोनर है, ये अगर साथ में आ जाए तो क्या बनेगा? सो ऐसी कंडीशंस में ये दोनों का झगड़ा हो जाता है। ये कहता है ना तो ए बी हम बनने देंगे ना तो ओ बनने देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों अगर नहीं बनेंगे तो क्या फिर बचा? ए और बी। सो ए और बी बन जाता है, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया अगर दोनों अपोजिट हो गए। अब अगर हम बात करें ए का ए के साथ अगर हो जाता है, ठीक है, अगर पेरेंट्स में आपका माता का भी ए है, पिता का भी ए है, सो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? सो ऐसी कंडीशन में आपका ओ बनता है और ए बनता है, ठीक है। ओ बनेगा या तो ए बनेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें बी और बी अगर आ जाता है, सो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है? सो ऐसी कंडीशन में या तो ओ बनता है या तो बी बनता है। मतलब अगर दोनों साथ साथ आ गए, सो ये सब किसके पास जाएंगे? दौड़े दौड़े ओ के पास जाएंगे, ठीक है, कि भाई ओ भी आ जा मेरे साथ, और जो यहाँ पे खुद हैं वो रह जाता है, तो ओ और ए। और यहाँ पे अगर बी भी साथ आ गए तो ये भी जाएगा दौड़े दौड़े ओ के पास, और जो ये खुद हैं वो खुद बन जाएंगे ओ और बी, ठीक है। सो ये आपका ऐसे हो गया। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। बाकी जो आपका क्वेश्चन पूछा था, अगर ए और बी आ गए, ठीक है, ए और बी, तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सारा का सारा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ओ भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है। तो ये अगर आपको एक बार के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? सो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता अभी हमने देखा था लैंडस्टीनर एवं विनर, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ। सो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ने लगते हो, सो वैसे वैसे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है।
ऑक्सीजन वहाँ पे सही मात्रा में मिल नहीं पाता है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है, आपके पूरे जितने भी आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं सो उनमें ब्लड पहुंचाना रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो किसकी कारण होता है ये, ऑक्सीजन में कमी के कारण। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। और स्तनधारी के आरबीसी में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने स्तनधारी होते हैं उनमें उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी केंद्रक पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है किंतु वो श्वसन करता है, उनमें श्वसन होता है। सो केचुआ हो गया आपका, मेढक हो गया, हाइड्रा या फिर फिश मछली हो गई। सो किस में ऐसा होता है कि ब्लड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ब्लड नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na+, ठीक है। सो Na+ की उपस्थिति के कारण रक्त में ब्लड में कार्बोनिक अम्ल की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, ठीक है। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखिए साथ ही साथ जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे याद भी कर लेना, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आपको रिवीजन ना करना पड़े, इस तरीके से आप इसको पढ़ दीजिए कि एक ही बार में आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो Na+ की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। रुधिर में, ब्लड में अगर हम बात करें तो अधिकतर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर के जाई जाती है किसके रूप में, सो ये आपका ले जाई जाती है कार्बोनेट आयनों के रूप में, ठीक है। तो ये आपका कार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाती है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुधिर में अधिकतर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले जाई जाती है किसके रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो किसके लिए आवश्यक है, Na+, K+, Ca++ या फिर Cl++, ठीक है, क्लोरीन प्लस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सो रुधिर स्कंदन जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये इसके लिए आवश्यक क्या है। सो रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग या थक्का जमने के लिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे Ca++ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि रुधिर स्कंदन या फिर ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इसके लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम इसके लिए आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन हमको देख लें यहाँ पे, उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए रक्त के जमाव के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक होता है। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है, एंजाइम फाइब्रिन थक्का बनाता है जो रक्त को जमा देता है। यह रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन K के साथ मिलकर काम करता है। कहीं कहीं पे आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, सो वो विटामिन K होता है, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर हम बात करें सोडियम जो है ऑप्शन में था कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। यह मानव के रक्तचाप को बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। क्लोरीन तो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एंटीसेप्टिक और पानी की सफाई के रूप में करते हैं। यह शरीर के pH को बनाए रखने में भी सहायक होता है। सो क्लोरीन जैसा कि आप मतलब डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो इसका। पोटेशियम जो होता है यह कोशिका के सामान्य कार्य में मदद करता है, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करता है, ठीक है। हृदय के धड़कन को भी नियंत्रित कौन करता है, सो पोटेशियम। बाकी यहाँ पे कैल्शियम क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, अस्थियों में, मतलब बोन्स में, या फिर आपके दांतों में, केवल टिथ में, या फिर अस्थियों तथा दांतों दोनों में, या फिर सभी कोशिकाओं में, इन ऑल सेल्स। सो जो फास्फोरस पाया जाता है वो आपका अस्थियों और दांतों मतलब बोन्स और टिथ दोनों में पाया जाता है, ठीक है, हड्डी और दांत दोनों में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस आपका बोन्स और टिथ दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो अभी हमने देखा था 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव के रक्त का pH मान कितना होता है, pH वैल्यू कितना होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो 7.4 होता है, ठीक है। सो 7.4 यहाँ पे ब्लड का क्या होता है, pH वैल्यू। वहीं पे अगर हम बात करें एसिडिक नेचर अगर हो सो pH जो वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। अगर आपका बेस नेचर हो सो pH वैल्यू 7 से क्या होता है, अधिक होता है। वहीं पे जब न्यूट्रल हो तो pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष या डिफेक्ट होता है। सो क्या वो डिफेक्ट होता है जब ब्लीडिंग आपका रुकता नहीं है, सो वो किसके कारण नहीं रुकता है, आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, या फिर बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर लसिका कोशिका, लिम्फोसाइट्स। तो किसकी वजह से नहीं रुकता है ये,
सो ये आपका नहीं रुकता है बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, सी ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्लड में, ब्लड जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा वो 55% होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है, इसमें 90% क्या होता है, जल होता है, 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, WBC है, जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता रखता है, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा कि ब्लीडिंग का कारण कौन है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिर दाब जो ब्लड प्रेशर है उसका नियंत्रण कौन करता है। सो इसका नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड या फिर कार्पस लूटियस। सो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले कराया था आपको दूसरे लेक्चर में कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसका नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल जो आपका यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो देखिए रुधिर दाब जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है। एड्रिनल जो मेडुला द्वारा एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, और इस हार्मोन के बारे में मैंने बताया था कि इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। जब आपको कभी भी ऐसा मतलब अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है या फिर डर लगने लगता है तो ऐसी कंडीशंस में ये आपका एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। मतलब हमको एनर्जी प्रदान करने के लिए ये हार्मोन रिलीज़ कराता है। तो ये ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, सो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज़ करती है। इसकी कमी से सर्टेनिज्म रोग होता है। इस रोग में मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसा लगता है कि 30 वर्ष का जो व्यक्ति है वो 5 वर्ष का बच्चा लगने लगता है, ठीक है। सो ये आपका रहा थायराइड ग्लैंड और ये आपका रहा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। सो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, जल, वाटर या फिर हार्मोन्स या फिर एंटीबॉडी या फिर लिम्फ। सो ये भी हमने देखा था, सबसे क्या होता है, अधिक जल होता है, वाटर होता है 90% रक्त के प्लाज्मा में, ठीक है। वाटर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर में एंटीस्कंदन एंटीकोआगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। सो एंटीकोआगुलेंट जो सब्सटेंस है क्या मिलाया जाता है ब्लड में आपके, जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है। देखिए आपके जो बॉडी है उसके सरफेस पे बात करेगा हम लोग तो आप चाहते हो कि वहाँ पे तो थक्का बने, लेकिन बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं चाहता है कोई कि उसमें थक्का बने, क्योंकि अगर थक्का बन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो वहीं पे बोल रहा है कि रुधिर में एंटीकोआगुलेंट पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है इसके लिए। सो इसके लिए हम लोग सोडियम ऑक्सीलेट मिलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीजन है। एंटीजन क्या है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, उपजात पदार्थ या हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे एंटीजन जो है ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। और एंटीबॉडी जो हम देखते हैं वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। दोनों में बस फ़र्क इतना है कि एंटीजन जो है वो कोई भी बाहरी जीव जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, जो वायुमंडल में हमारे प्रेजेंट होते हैं उससे क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इन्हीं से बचने के लिए, इन्हीं के विरुद्ध अगर हम बात करें, इन्हीं एंटीजन्स के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का एक निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी बोल देते हैं। सो एंटीबॉडी भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, और एंटीजन भी क्या है, एक प्रोटीन है। बशर्ते एंटीजन जो होता है वो कोई भी बाहरी जीव हमारे वायुमंडल में जो भी प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उसके कारण होता है, और इन्हीं से बचने के लिए एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। सो जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, ये बीमारियों से रक्षा करता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्बिनो होंगे तो उनकी संतानों में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या उनकी आधी संतानें रंजकहीन होंगी या फिर सभी संतानें रंजकहीन होंगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होंगी, या फिर कोई भी संतान रंजकहीन नहीं होगा। तो देखिए ये जो रंजकहीन एल्बिनो है ये आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। एक आनुवंशिक बीमारी का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, और अगर ये माता पिता में है तो ये सभी संतानों में होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करिए जो रंजकहीन एल्बिनो का क्या मतलब है, इसमें जो मनुष्य होता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब उनका चेहरा जो होता है, उनका जो शरीर होता है वो कुछ वाइटिश हो जाता है, ठीक है। सो एल्बिनो जो होता है एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। यह बीमारी शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट की कमी के कारण होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव ही इस बीमारी से पीड़ित है, बल्कि और भी जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी इससे बच नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक आनुवंशिक बीमारी है, एल्बिनो कहते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। सो यहाँ पे केवल विटामिन की बात की जा रही है। सो सिंपली विटामिन जो के होता है ये रक्त को जमने में मदद करता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन ए का, सो ये कहाँ से मिलता है हमको, मांस, दूध, अंडा, संपूर्ण मछली, फल, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, ठीक है, पक्का आम इत्यादि, इन सब में क्या मिलता है हमको, विटामिन ए मिलता है। और सबसे अच्छा स्रोत वेज में गाजर होता है और नॉन वेज में मछली, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन सी का, तो नींबू, संतरा, टमाटर, हरे मिर्च, खट्टे फल, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन के की बात करें सो हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, दूध हो गया, अंडा इत्यादि, इन सब में विटामिन के देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। सो ब्लड बैंक, ठीक है, रक्त का भंडारण कह सकते हैं, ये किसको कहा जाता है। सो ये सिंपली स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्प्लीन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है, कब्रगाह। क्योंकि आरबीसी जो होता है वो लास्टली आकर के स्प्लीन में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर वो नया बन जाता है, ठीक है। सो इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, वो 20 से 120 दिन का भी हमने देखा था, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड बैंक का, सो ये कैसे काम करता है। सो प्लीहा की रक्त वाहिकाएँ स्थिति के आधार पर अपनी मोटाई को बदल लेती हैं, मतलब चौड़ी हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। कब, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है, ठीक है, जब आपातकालीन स्थितियों जैसे आघात या गंभीर चोटों के मामले में जहां बहुत अधिक रक्त खो जाता है, सो प्लीहा अपनी वाहिकाओं का विस्तार करती है और रक्त को रोके रखती है। इस आरक्षित रक्त को तब उस अंग में ले जाया जाता है जहां रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी कारण प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिजर्व करके रखती है, जहाँ जिस ऑर्गन्स को इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको लेकर के जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो कुछ इस तरीके का आपका पेस मेकर होता है, ठीक है। और ये सिंपली क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियमित करता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, आपका हृदय से, ठीक है, हार्ट से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हृदय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन जा रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस अपने आप में मतलब इसको याद करना है, ठीक है। इसको ऐसे मतलब कर लेना है कि एक बार पढ़िए, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे स्ट्राइक करें, ठीक है। क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस है। सो यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। सो कैसा है एंटीबॉडी, हमने जस्ट चर्चा किया था, ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन है। कब बनता है, जैसे जब एंटीजन बनता है, सो एंटीजन से उत्प्रेरित होकर के ये एंटीबॉडी बनता है, ठीक है, शरीर में रोगों से सुरक्षा के लिए। सो ये हमारा क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। सो डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है, सो सिंपली पानी की कमी से नहीं, ये लवण की कमी से होता है, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खास करके सोडियम की। इस रोग में क्या करते हैं, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसकी कमी हो जाती है तो हम लोग चीनी पानी और नमक इसका शरबत पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जो डिहाइड्रेशन है वो किसकी कमी से होता है, लवण की कमी से होता है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, WBC की यहाँ पे बात हो रही है, अभी हमने RBC देखा था। तो अधिक ऊंचाई पर जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाएंगी, या फिर आकार में छोटी, या संख्या में बढ़ जाएंगी, या संख्या में घट जाएंगी। सो यहाँ पे WBC क्या करता है, जैसे जैसे मतलब हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं सो ये आकार में बड़ी होने लगती है, ठीक है। इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, स्क्वायर भी होता है, ट्रायगोनल भी, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ोगे वैसे वैसे इसका आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आकार में ये बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लाल रक्त जो आपका RBC है, ठीक है, RBC, और यहाँ पे WBC हो गया, और ये प्लेटलेट्स, इसमें आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जो RBC होती है इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है, 20 से 120 दिन का होता है। और WBC जो होता है इसका जो जीवन काल होता है वो 13 से मात्र 20 दिन का होता है। वहीं प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका जीवन काल मात्र 3 से 7 दिन का होता है। और अगर हम बात करें जो RBC है वो अस्थि मज्जा में बनता है, और जो WBC है वो लिम्फ नोड, प्लीहा, इन सब में बनता है। और वहीं प्लेटलेट्स जो है वो भी आपका अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो इसका रंग है वो लाल होता है RBC का, वहीं पे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये रंगहीन हो जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। और RBC की संख्या, एनीमिया का, RBC की अगर कमी हो जाए, ठीक है, कम संख्या अगर इसकी हो जाए सो ये एनीमिया का संकेत देती है। वहीं WBC की संख्या अगर कम हो जाए सो ये ल्यूकोपेनिया का संकेत देती है। और प्लेटलेट्स की संख्या यदि कम हो जाए, ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो असामान्य रक्तस्राव की या संकेत देता है, ठीक है, इसमें मतलब चक्कर वगैरह आने लगता है। और वहीं पे अगर हम बात करें
लाल रक्त कोशिकाओं, तो ये ऊंचाई पर जाने के साथ साथ ये इसकी संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। अधिक संख्या के परिणाम स्वरूप इसका क्या होता है कि शरीर में संक्रमण हो जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो एक उच्च गिनती रक्त के थक्कों को स्वचालित रूप से विकसित करने का कारण बनती है, ठीक है। सो ये आपका रहा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको आप एक ही जगह पे देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। सो ब्लड में कौन सा इसमें से नहीं होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। सो नाड़ी स्पंदन का मतलब जो पल्सेशन होता है, ठीक है। ये आपका जो स्पंदन है कह रहा है मात्रा मापक कौन सा है, तो गति, ठीक है। ये आपका गति एक गति मापक है, ठीक है, यंत्र है जो आपका यहाँ पे पल्सेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, सो सिंपली हृदय की धड़कन ज्ञात की जाती है, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। हृदय की धड़कन को ये जो नाड़ी गति है इसके द्वारा डॉक्टर द्वारा इस हृदय की धड़कन को मापा जाता है, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब, ये सब आप देख ही चुके हो, 120/80 mm, मतलब ये तो पता ही है। बाकी रक्तदाब मापने वाले यंत्र में Hg धातु का उपयोग होता है, ठीक है, पारा धातु का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। सो देखिए यहाँ पे सिंपली कौन सी रक्त वाहिका पूछा जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। सो ये आपकी क्या होती हैं, सिराएं, ठीक है, वेन जिसको बोलते हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। रक्त इसमें क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो आर्टरी हमारी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, फिर ये क्या करते हैं, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे शुद्ध रक्त की बात करेगा तो आर्टरी, ठीक है, धमनियाँ बताएंगे आप लोग। अगर अशुद्ध रक्त की बात करेगा तो सिराएं। अशुद्ध रक्त जो होता है वो मतलब क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करता है। और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो वो आर्टरी करती है, धमनियाँ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है। सो ये तो आपको पता होगा बचपन से ही कि 72 बार धड़कता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन में तो इनके बीच में कौन आ रहा है, 60 से 80, तो इसको आप टिक मार सकते हो। मतलब कभी कभी मतलब देखा जाता है ऐसा कि 60 से 80 के बीच में रहता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो लगभग 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 रक्त समुदाय ए बी बी ओ में कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता है। ये सब तो मतलब इजी चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो दाता अगर बात करेगा तो ओ हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगला क्वेश्चन कि सर्वग्राहक, ठीक है, लेने वाला कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको। सो अगर ए बी उसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का, सो वो केवल ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ये सभी को दे सकता है, ठीक है, सभी रक्त समूह को दे सकता है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है, ठीक है। अलग कौन करता है यहाँ पे, हृदय, फेफड़े, गुर्दा या फिर आंत, मतलब हार्ट, लंग्स या फिर किडनी या फिर इंस्टेंटाइन। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है, किडनी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान करके कौन अलग करता है, मतलब अशुद्धियों को फिल्टर कौन करता है, सो किडनी करता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रतिजन एक पदार्थ है, ठीक है। प्रतिजन का मतलब वही एंटीजन की बात करी जा रही है। तो एंटीजन कैसा पदार्थ है, सो अभी जो हमने देखा था इससे पहले कि ये क्या करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए ये उसको प्रेरित करता है, ठीक है। एंटीबॉडी बनाने में कौन सहायक होता है, सो जो एंटीजन होता है। सो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी की बात कर रहा है, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए उसको प्रेरित करता है। सो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। सो रक्तस्राव, रक्तमेह या फिर हेमोफीलिया या फिर आरक्ता। सो यहाँ पे विलंबित रक्त स्कंदन का मतलब क्या हो गया कि रक्त का क्लॉटिंग ना होना, ठीक है, काफ़ी देर तक मतलब रक्त का थक्का न बनना। सो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्थिति इसकी एक शर्त है। सो हीमोफीलिया, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक रोग ही है। इस रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति में रक्त स्कंदन होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया जब रोग हो जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। सो इसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है शरीर में? तो सिंपली ये क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कौन लेकर के जाता है? सो ये आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सो ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्लड प्रेशर के लिए। वहीं पे जो ब्रेन ट्यूमर होता है ये मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं का संग्रह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जब असमान कोशिकाओं का कलेक्शन हो जाता है मस्तिष्क में, सो उस टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक, मतलब ब्लड का जो मेन कंपोनेंट जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सो क्या है वो आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? सो रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और मृत्यु कहाँ पे होती है इसकी, जो आपका प्लेटलेट्स है, स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा में होता है, राइट, प्लीहा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, मतलब जो एंटीबॉडी होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? सो ये भी आपका कहाँ पे बनता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये हमें रोगों से रक्षा करता है और यह प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी होती है वो भी प्रोटीन होती है, एंटीजन जो होती है वो भी प्रोटीन होती है, दोनों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया। अगला जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या फिर निकल। सो सिंपली इसमें क्या उपस्थित होता है, आप मतलब कई बार ये तो हो चुका, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, मतलब बचपन की चीज़ें ये सब चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल रुधिर कणिका में बनती है, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये तो मतलब हो चुका है, ठीक है। कहाँ पे बनता है ये पूछा जा रहा है, सो ये भी आपका बोन मैरो में बनता है। बाकी इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो चुका था, बाकी बनता कहाँ पे है, सो बोन मैरो में। सो यहाँ पे आपका अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल रक्त का आकार होता है। सो लाल रक्त का आकार कैसा होता है? जो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है, आरबीसी का। सो उसका यहाँ पे शेप कैसा होता है? सो वो उभयावतल होता है, ठीक है, उभयावतल होता है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। और अगर हम बात करें कैसा यहाँ पे दिखता है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड ब्लड सेल्स हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, ये उभयावतल थोड़े होते हैं। और वहीं पे प्लेटलेट्स कुछ ऐसे होते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC होता है वो भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इनका साइज और शेप निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका देखिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मतलब ये आपका धमनी है। और इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, प्लाज्मा है। और ये आपके छोटे छोटे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपके प्लेटलेट्स हैं, और ये आपका क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है, और ये आपका क्या है, RBC है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। सो मानव रक्त का इसमें से कौन सा घटक नहीं है? DNA, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन DNA नहीं होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, DNA मानव रक्त का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। सो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सो सिंपली हिपेरिन या फिर फाइब्रोनोजन, हीमोग्लोबिन या फिर इनमें से कोई नहीं। सो हिपेरिन के कारण जमता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर शरीर के ऊपर की बात करें हम लोग, ठीक है, मतलब अपने बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पे हमको चाहिए होता है कि ब्लड का थक्का बने, ठीक है, जबकि शरीर के अंदर चाहिए होता है कि ब्लड का थक्का न बने, जमे न। तो अब किसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पे बोल रहा है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, और ये शरीर के ऊपर की बात है। सो हिपेरिन की वजह से, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। और हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? सो ये आपका लीवर, यकृत में होता है। और वहीं पे फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? सो ये भी आपका कहाँ पे होता है, यकृत में ही होता है। यह रक्त को थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है। जो फाइब्रिनोजन होता है ये हेल्प करता है, और हिपेरिन जो होता है ये हेल्प नहीं करता है। और फाइब्रिनोजन जो होता है ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, जैसे हमको ये कब बनता है, जितना हम विटामिन के लेंगे, ठीक है, मतलब इसके निर्माण के लिए हमको किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है? सो विटामिन के की। इसी वजह से हम कहते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? सो वो आपका कौन होता है, विटामिन के, ठीक है। सो विटामिन के आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये आपका जो रक्त का थक्का है उसको बनने में सहायता करता है, ठीक है। और हिपेरिन रक्त का थक्का बनने में सहायता नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। सो अभी जो हमने देखा था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है, मतलब ये कब बनता है, जब हम लोग विटामिन के का सेवन करते हैं, ठीक है, विटामिन के का, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। सो कितनी होती है यहाँ पे औसत मात्रा की अगर हम बात करें तो देखिए ये कई कई जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। लगभग आप देखोगे अधिकांशतः जगह पे तो ये 4.5 टू 5.7, ठीक है, इतना लीटर दिखाया जाता है, ठीक है। जबकि ऐसे अगर हम बात करें तो जितना भी शरीर का वजन होता है, ठीक है, उसके लगभग 7% होता है। मतलब अगर 70 से 80 किलो अगर है, ठीक है, वयस्क पुरुष की अगर हम बात करें 70 से 80 केजी का अगर है तो इस हिसाब से आप इसका 7% निकाल के देख लीजिए तो 7×7 = 49, मतलब लगभग 4.9, मतलब 5 केजी के अराउंड, मतलब 5 लीटर के अराउंड क्या होना चाहिए, ठीक है, ब्लड, ठीक है, इसकी जो औसत मात्रा है। सो यहाँ पे हम लोग 5 से 6 लीटर इसको करेक्ट मार सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की जो औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। सो रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। सो 90%, ठीक है, 90% रुधिराणु का लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। सो रक्त का अगर बहना आपको रोकना है सो कौन सा आपको लगाना चाहिए पदार्थ। सो यहाँ पे आपको फेरिक क्लोराइड, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। फेरिक क्लोराइड लगाने से रक्त के बहाव को रोका जा सकता है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सो ये तो साधारण नमक हो गया NaCl, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय का काम है, हृदय का क्या काम है। उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, या फिर अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। सो यहाँ पे हार्ट का जो काम होता है वो क्या करता है, ब्लड को शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या करता है, पंप करता है। और इसमें 4 टोटल क्या होते हैं, कक्षा होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से। सो एक तो आपका क्या होता है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और एक आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो राइट आर्ट्रियल और लेफ्ट आर्ट्रियल होता है, इससे क्या होता है, रक्त को एक्सेप्ट ये करता है, और ये जो निलय होते हैं ये क्या करते हैं, आउट ऑफ द हार्ट रक्त को लेकर के जाते हैं, ठीक है। सो हृदय में रक्त के प्रवाह का जो क्रम है, दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद बायां अलिंद और वायां निलय। सो ये उसका मतलब क्रम है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है। सो चोट लगने पर जो रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए कौन सा इसमें से सहायक है। सो थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो अभी आपने देखा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। और वो कैसे बनता है, जितना आप विटामिन के का सेवन करते हैं। सो यहाँ पे अगर पूछेगा कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने या फिर रक्त को जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, सो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। सो यहाँ पे प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, या फिर फाइब्रिनोजिन, या फिर हीमोग्लोबिन। सो लाल रक्त कणिकाओं में पूछ रहा है कौन सा तत्व ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन की बात आएगी तो हीमोग्लोबिन सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का काम करता है, ठीक है। जो भी आप मतलब सांस लेते हो और फिर छोड़ते हो तो वो कैसे होता है, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है O2 से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, O2 वो मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स, फेफड़ा में पहुँच जाता है। एवं जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जब सांस छोड़ी जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से मतलब होता है आपका। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ले आने का काम कौन करता है, सो हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं, निलय, अलिंद, या फिर दोनों, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो देखिए जो ऊपरी चैम्बर होता है, ठीक है, ऊपरी हार्ट के अगर आप ऊपरी चैम्बर में देखोगे सो क्या होता है आपका, यहाँ पे अलिंद होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं या फिर आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सो मनुष्य के हृदय के नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है, निलय कहते हैं। अभी मतलब बताया मैंने कि मनुष्य का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्षाएँ होती हैं, राइट आर्टरिया या फिर आर्टिकल या फिर लेफ्ट आर्टिकल, और दूसरा आपका होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, मतलब दायां निलय और बायां निलय। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का कार्य है, रक्त का क्या कार्य है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे ए और बी दोनों हैं। रक्त का, ब्लड का काफ़ी सारा काम है यहाँ पे। सो उनमें से आपका क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को लेकर के जाना। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों।
और भी अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या क्या और काम होते हैं, सो ऊतकों को देखिए ऑक्सीजन पहुँचाना पहला तो ये हो गया, पोषक तत्वों को ले जाना जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा, जो ठीक है वसा अम्ल, रक्त में घुलना या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना जैसे रक्त लिपिड, बाकी उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि, इन सबको बाहर करने का भी काम होता है। प्रतिरक्षात्मक कार्य भी करता है। संदेश वाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि के संदेश देना। बाकी शरीर का जो पीएच है वो भी नियंत्रित करना और शरीर का ताप नियंत्रण करना, ये सब काम क्या है आपके ब्लड का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लीच जो होता है अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है डैश को उसमें उड़ेल कर। सो अगर हम बात करें लीच जो जोक होता है वो अपने शिकार से क्या करता है, लगातार ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है। सो वो कैसे करता है, किस चीज़ को उसमें उड़ेल कर करता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका हेरोडीन को, ठीक है। सो जोक जो होता है लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है हेरोडीन जो होता है उसको उड़ेल कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। सो ये तो चीज़ सिंपल होगी कि बी वाला एक तो या तो बी को करेगा और जो एक्सेप्टर है ए बी उसको करेगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, ठीक, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। सो थ्रोम्बिन जो होता है अभी हमने देखा था उत्सर्जन, ब्लड क्लॉटिंग या फिर प्रजनन या फिर ग्रोथ। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ब्लड क्लॉटिंग से, ठीक है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के पहले ये थ्रोम्बिन होता है, जैसे ही मतलब कहीं के कट पिट जाता है सो ये किस में बदल जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका थ्रोम्बिन, ठीक है। सो यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। सो मानव कलाई में अगर हम बात करें जो नाड़ी है वो स्पंदन करती है हृदय से द्रुततर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हिंदी हो गया, हृदय से मंदतर या फिर उसी दर पर या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर के। मतलब जो मानव कलाई में आपकी जो पल्स है वो चेक करी जाती है, उसका जो रेट है वो किसके समान काम करता है। तो जिस रेट पर आपका हृदय मतलब धड़कन धड़कती है, ठीक है, उसी रेट पर यह आपको जो नाड़ी होता है वो भी पल्स करता रहता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और नवजात शिशु में वही बात करें तो हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 110 बार तक धड़कती है, राइट। और इसको चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। सो दिल का दौरा किस कारण से होता है, प्यार करने से होता है सिंपली, ठीक है। मतलब और देख लेते हैं मतलब कैसे, इसको याद करने के लिए कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। यहाँ पे हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी या फिर अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो सिंपल सी बात है, अगर प्यार करेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होगा तो अपना नसें काट लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हृदय में रक्त की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब ये तो ऐसी बस फालतू बात हो गई। देख लेते हैं कि हृदय में रक्त की जो आपूर्ति होती है इसमें कमी के कारण दिल का दौरा हो जाता है। जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ और उसकी शाखाएँ सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाती हैं, तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइमा कहते हैं। इसी का वृहत रूप होता है दिल का दौरा या फिर हार्ट अटैक इसी को कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपका होता है कि अनियमित रक्तचाप, मतलब कि रक्तचाप, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका नियमित ना हो। मानसिक तनाव हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन हो सकता है, ठीक है। बाकी शराब का सेवन यदि करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हार्ट अटैक के कारण होती हैं। रोगी के सीने में देखिए बाईं ओर तेज दर्द उठता है इससे, और जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है और रोगी क्या होता है, बेहोश हो जाता है, और धड़कनें एकाएक रुक भी जाती हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। सो अगर हम बात करें एक अडल्ट मतलब पुरुष की, सो वहाँ पे सामान्य जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है प्रति 100 ml वो कितना होता है। सो ये आपका सिंपली होता है 14.5 ग्राम, ठीक है, इतना होता है। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे भी मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं मतलब बताता है, लगभग कोई कहता है कि 13.2 से लेकर के 16.6 मतलब इसका रेंज होता है। कोई इसी को 13 से लेकर के 17 तक भी दिखाता है, ठीक है। सो जैसा मतलब कि आप जिस में जाओगे, ठीक है, पैथोलॉजी सेंटर पे तो अलग अलग ही लोग दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली मैं देखा हूँ कि मतलब 13.2 से 16.6 दिखाया जाता है। और उसके बीच की अगर एग्जैक्ट बात करें तो कितना लगभग होता है, अगर अडल्ट पुरुष की बात करें सो 14.5 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, प्रति 100 ml। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। सो क्या नहीं होते हैं, सूत्रकणिकाएँ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर
अंतर्द्रव्यी जालिविका, रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। सो जो आरबीसी होता है वायु श्वसन नहीं करते, क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। उनमें क्या नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति के कारण कह रहा है आरबीसी में वायु श्वसन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। सो किसको कहा जाता है? एस ए नोड, एवी नोड या फिर कॉर्डे टेंडिन, एवी सेप्टम। सो एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिनोएट्रियल नोड। ठीक है, सिनोएट्रियल नोड को हम लोग हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहते हैं। यह कोशिकाओं का एक समूह है जो दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित है और इसमें विद्युत आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। सो इस बार एंजाइम पूछा गया है। ठीक है, सो पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या फिर ट्रिप्टेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ट्रिप्टेस एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे जो पेप्सिन होता है ये अमाशय से स्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन भी अमाशय से स्रावित होता है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। एमाइलेज होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय की आच्छादित झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे? सो इसको हम लोग सिंपली हृदयावरण कहते हैं। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सो किस में पाया जाता है? झींगा में। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। सो ये तो काफ़ी बार हो गया, ये आपका यहाँ पे यकृतिन। ठीक है, जिसको हिपेरिन बोलते हैं, हिंदी में यकृतिन बोलते हैं। सो हिपेरिन के कारण काफ़ी बार हो चुका। अगला जो है कि हृदय वंचित है किससे। सो हृदय में क्या नहीं होता है? इसमें ऐच्छिक पेशी नहीं होती। ठीक है, मतलब जो इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऐच्छिक पेशी वो इसमें नहीं होता है हार्ट में। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्धक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। सो कौन सा है ऐसा, मतलब हीमोग्लोबिन का एक ऐसा श्वसन वर्धक कौन सा है? इल मछली। ठीक है, इल मछली को छोड़ करके बाकी सभी प्राणी के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाए जाने वाला श्वसन वर्धक होता है। सो इल मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होता है। सो किन में एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है? जोक, बर्र, मच्छर या फिर खटमल। सो करेक्ट आंसर है आपका बर्र। ठीक है, इसमें आपका एंटीकोआगुलेंट नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने करी थी। सो रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वहीं पे जो चेचक का टीका है, जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके का खोज करा था। और वहीं पे जो जोसेफ लिस्टर हैं, इन्होंने एंटीसेप्टिक का खोज करा था। ठीक है, एंटीसेप्टिक का खोज जोसेफ लिस्टर ने और चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। सो कितनी होती है? यहाँ पे टोटल 4 होती हैं। और वहीं पे मछली में अगर हम बात करें तो हृदय कोष्ठ की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। वहीं मेढक, गिरगिट वगैरह की बात करेगा हम लोग, सो इनमें 3 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सो सबसे बड़ा WBC की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन है यहाँ पे? सो ये आपका होता है मोनोसाइट। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। वहीं पे सबसे छोटा जो WBC होता है वो लिम्फोसाइट, सबसे अधिक WBC न्यूट्रियोफिल्स और सबसे कम WBC बेसोफिल्स। सो यहाँ पे याद रखना है कि सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु WBC है वो आपका मोनोसाइट है, और सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे अधिक न्यूट्रियोफिल्स, सबसे कम WBC। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? यकृत, अमाशय, अस्थिमज्जा या फिर प्लीहा में। सो जो करेक्ट आंसर है आपका कहाँ पे नष्ट हो जाती हैं? ऑब्वियसली प्लीहा में। ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। और वहीं अगर हम बात करें लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा जो रक्त बिंबाणु होते हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? सो बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में। ठीक है, WBC का जो जीवन काल होता है वो यहाँ पे 1 से 4 नहीं बल्कि कितना होता है? 13 से 15 या फिर कहीं कहीं पे 15 से 20 या कहीं कहीं पे 13 से 20 दिखाया जाता है। सो आप ओवरऑल मान के चलिए कि 13 से 20 दिन तक। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है WBC का वो लगभग 13 से 20 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 4 दिनों का होता है। वहीं पे भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में ही हो जाता है, और यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया यह वह परिस्थिति है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, मतलब ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइकोसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी?
सो ये समूह की बात कर रहा है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप हैं उनकी बात कर रहा है। सो ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। वहीं आरएच फैक्टर लैंड स्टीनर और विनर ने किया था, ठीक है, और विलियम हार्वे ने रक्त पर संचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करी थी। तो रक्त समूह की खोज कब करी गई थी? 1900 ईस्वी में। वहीं पे रक्त पर संचरण तंत्र की खोज कब करी गई थी? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, या फिर रेप सीड ऑयल, तैरिया तेल, या फिर सरसों का तेल। सो यहाँ पे सिंपली हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन है? आपका ऑलिव ऑयल, जिसको हम लोग जैतून का तेल बोलते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। सो किन में देखी जाती है? जो रुधिर लसिका होती है, हीमोलिम्फ की बात हो रही है, ये किस में देखी जाती है? सो एनेलिड में, ठीक है, लघु वलय जिसको बोलते हैं, लघु वलयक। सो एनेलिड में ये देखी जाती है रुधिर लसिका, ठीक है। एनेलिड आपको याद रखना है, एनेलिड रुधिर जो लसिका होता है किस में देखी जाती है? एनेलिड लघु वलयक में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? सो बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली जो प्रतिरक्षा है इसको हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? सो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं पे इसका आंसर अग्रगामी दिया गया है, कहीं कहीं पे पार्श्वमुखी दिया गया है। सो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि केचुए की जो पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह होता है वो किस ओर होता है, अग्रगामी या फिर पार्श्वमुखी, ठीक है। कमेंट करके ये बताना है कि कहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ए बी या फिर ओ। सो कौन सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? सो ये सब मतलब इजी हो गया, बेसिक क्वेश्चन बार बार हम लोग कह रहे हैं। ग्राहक मतलब ए बी हो गया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है इसको? ल्यूकेमिया, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ल्यूकेमिया नाम से, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें त्वचा में सफ़ेद दाग को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोडर्मा, ठीक है, ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्का छिकोप, ठीक है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सो विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो इसको हम लोग बोलते हैं जीरोप्थाल्मिया, ठीक है, जीरोप्थाल्मिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सो यह एक चिकित्सक उपकरण है या फिर यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के लेवल को नापने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट है कि ग्लूकोमीटर जो होता है एक चिकित्सक उपकरण है केवल, ठीक है। सो और अगर हम बात करें मैनोमीटर, देखिए इससे क्या करते हैं? गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। डायनेमोमीटर जो होता है इसके द्वारा हम डायनेमोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। वहीं पे जो फैदोमीटर होता है इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। ग्रेविमीटर जो होता है पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है इससे। और स्क्रू गेज जो होता है बारीक तारों के मतलब कि जो वायर होता है उसका व्यास मापा जाता है कि कितना उसका डायामीटर है, ठीक है। और वहीं पे जो क्रोनोमीटर होता है इससे जलयानों में समय मापा जाता है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर जो होता है जलयानों में समय मापा जाता है इससे। और ग्लूकोमीटर से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? इससे ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है रक्त में कि ग्लूकोज कितना है, ठीक है। सो ये एक चिकित्सक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धमनियाँ जो आपकी आर्टरीज होती हैं रक्त का वहन करती हैं, जो कि किससे भरी होती हैं? जो कि ऑक्सीजन से भरी होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये रक्त का वहन करती हैं जो कि ऑक्सीजन से क्या होती हैं? भरी होती हैं। सो देखिए धमनियाँ आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो कि ऑक्सीजन से भरी होती हैं। बाकी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरी या फिर धमनी कहते हैं, ठीक है। मतलब हृदय से अगर शरीर की ओर रक्त ले जा रही है कोई चीज़ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं, आर्टरी धमनी कहते हैं, ठीक है। और धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और एक जो धमनी होती है पल्मोनरी धमनी, ठीक है, इसमें क्या होता है? पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो ये क्या है? अपवाद है। बाकी अगर हम बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और वहीं पे अगर हृदय के दाहिने भाग में बात करें तो हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
एवं बाह्य भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये मतलब फिर से वहीं आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। सो यहाँ पे भी देखिए जितने भी डाटा वाइज इसमें आ रहे हैं उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। ठीक है, जो रक्त के बहने का समय होता है वो लगभग 2 से 7 मिनट तक होता है और उसके जो जमने का समय होता है एक नॉर्मल मनुष्य में सो वो 3 से 10 मिनट का होता है। ठीक है, सो मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और रक्त जो होता है हमारा ये कैसा विलयन है? सो बेस मतलब क्षारीय विलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो किसने किया था? पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो सबसे पहला किसने किया था? सो ये आपका किया था क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पे कि दुनिया का जो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण है, ठीक है, जो मनुष्य का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो किसने किया था? तो ये किया था क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। ठीक है, और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे हो गया। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनॉच ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टल लिलहेल, ठीक है, लिलहेल ने। ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें अगर हम लोग तो ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था वाल्टल लिलेहल ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर लिलेहल ने ओपन हार्ट सर्जरी। और बैक्टीरिया की खोज किसने करी है? ल्यूवेनहॉक ने करा है। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज करी थी। और सल्फा ड्रग्स की खोज किसने करा था? सो डगमैन ने किया। और बीसीजी की खोज किसने किया? ग्यूरिन कॉलबेट ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? सो अशुद्ध रक्त को यहाँ पे पूछा गया है, इसका संचार कौन करता है? पल्मोनरी सिरा मतलब वेन्स, या फिर अल्वियोली, या फिर पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी आर्टरी, या फिर यहाँ पे महाधमनी। सो इन ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। उससे पहले जो अशुद्ध रक्त का संचार करता है ऑप्शंस के हिसाब से कौन करेक्ट हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक तो हो गया आपका शुद्ध रक्त का संचार और एक आपका हो गया अशुद्ध रक्त का संचार। ठीक है, सो यहाँ पे अगर शुद्ध रक्त का संचार पूछे तो आपको क्या बताना है? जो आर्टरी आपकी होती हैं, ठीक है, जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरी होती है वो क्या करती है? धमनियाँ, ये शुद्ध रक्त का संचार करती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? एक एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है एक अपवाद है, ये आपका क्या करता है? आपका अशुद्ध रक्त का संचार करता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हो कि शुद्ध जो रक्त हैं वो आर्टरी धमनियाँ उसका संचार करती हैं, लेकिन उनमें भी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये आपका अशुद्ध रक्त का संचार करती है। और वहीं पे अशुद्ध रक्त जो है इसका संचार कौन करता है? तो जो सिराएँ होती हैं, ठीक है, जो वेंस होती हैं, ठीक है, वेंस, ये क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त का संचार करती हैं। लेकिन इसमें भी जो पल्मोनरी सिरा होती है, जो पल्मोनरी वेंस होते हैं वो क्या करते हैं? ये शुद्ध रक्त का संचार करते हैं। तो दोनों चीज़ों आपको याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखना है? मैंने बताया आपको कि अगर पूछे शुद्ध रक्त का संचार कौन करता है तो आर्टरी करती है। उनमें से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये अशुद्ध रक्त का संचार करती है। इसी वजह से इसमें ये करेक्ट आंसर था, क्योंकि इसमें आर्टरी कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और वहीं पे अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है? वेन, जो आपके सिराएँ होती हैं, ठीक है, वेंस। लेकिन उनमें भी जो पल्मोनरी वेंस होता है, जैसे इसमें पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध का संचार कर रही थी, ठीक है, केवल एक ऐसी धमनी थी जो अशुद्ध रक्त का संचार कर रही थी। वैसे ही यहाँ पे जो पल्मोनरी वेंस है, इनमें इन जो वेंस है, वैसे तो वेंस अशुद्ध रक्त का संचार करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेंस होता है ये क्या करता है? शुद्ध रक्त का संचार करता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव स्पाइल कॉलम डैश हड्डियों से बना है। सो कितने हड्डियों से मिलकर के बना होता है मानव स्पाइल कॉलम? 33 हड्डियों से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? सो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, या फिर रेसस फैक्टर RH फैक्टर, या फिर डिब्बाबंद प्रोटीन कोड। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रेसस फैक्टर होता है वो सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो देखिए तैलीय पदार्थों में मुख्यतः पाया जाता है, और हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोज्य पदार्थ करना चाहिए, जो भी मतलब हार्ट के पेशेंट होते हैं। सो यहाँ पे रेसस फैक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ABO ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सो किसने किया था? सबको पता है, जो ब्लड ग्रुप है इसका आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए बस याद रख लेना है कि 1930 में
इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या फिर लिपिड प्रोफाइल। सो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन रहता है कि कौन यहाँ पे हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम दोनों के दोनों जो होते हैं आपके हार्ट के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन जो इनमें डिफरेंस है वो आपको जानना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उसको बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब जो यहाँ पे जो आपका हार्ट बीट होता है, ठीक है, उसको देखता है, उसको वेव के फॉर्म में बनाता है, ठीक है, और उसको एक ग्राफ पेपर पे लेकर के उसको पढ़ा जाता है, फिर उसका डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू होता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है। लेकिन वहीं पे जो इकोकार्डियोग्राम होता है ये आपकी मैकेनिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी आप कह सकते हो। इसमें बाकायदा इसको स्क्रीन पर हार्ट जो आपका होता है उसका इमेज लेकर के देखा जाता है, ठीक है, उसका इमेज लेकर के देखा जाता है और उसके हिसाब से डायग्नोसिस किया जाता है। सो यहाँ पे अगर बात करेगा कि अधिक उपयुक्त रूप से जो हार्ट है उसका कार्य अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है, सो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियो नहीं इकोकार्डियोग्राम। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर केवल पूछता है कि हृदय के जाँच के लिए एक तरीके से उसका जो पल्स होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, सो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से अच्छे से इमेज के थ्रू अगर देखा जाए सो इसके लिए कौन उपयुक्त होता है, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो स्टेथोस्कोप होता है इसको पता ही है, धड़कन मापा जाता है। पेसमेकर हृदय में अनियंत्रित होने पर संतुलन बनाए रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं या फिर पोषक तत्वों को ले जाते हैं या फिर शरीर को संक्रमण से बचाते हैं या खून जमने में मदद करते हैं। सो रक्त में ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो शरीर को संक्रमण से क्या करते हैं, बचाते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है और लिम्फ मोड और कभी कभी यकृत में भी होता है। सो WBC जो है उसका जो निर्माण आपके लीवर में भी होता है, बोन मैरो और क्या बोलते हैं लिम्फ मोड में भी होता है। और WBC का अधिक भाग 60 से 70 तो ये क्या होता है, न्यूट्रियोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। जैसा कि हमने देखा था अभी पीछे, ठीक है, कि जो WBC होता है उसका अधिक भाग क्या होता है, न्यूट्रियोफिल्स होता है। और न्यूट्रियोफिल्स कणिकाओं, रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, इस प्रकार शरीर की ये रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। सो रक्त कैंसर के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया या फिर माइलोमा या फिर लिम्फोमा। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कार्सिनोमा, ठीक है। इसको केवल क्या बोलते हैं कि कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, कार्सिनोमा, लिम्फोमास या फिर ल्यूकियोमास, ठीक है, और सार्कोमास। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्सियोमास जो होता है इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है और लिम्फोमास जो होता है यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। और ल्यूकोमियास ये जो होता है आपका ल्यूकोमाइट में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। और सार्कोमास जो होता है यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों एवं पेशियों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव रक्त जो प्लेटलेट्स हैं डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं। सो कौन इसमें से होता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन या फिर फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज। तो जो करेक्ट आंसर है आपका प्रोथ्रोम्बिन। देखिए यहाँ पे पूछा है मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, रक्त के थक्का बनने में हेल्प करते हैं। जो आपका प्रोथ्रोम्बिन हो गया और जो फाइब्रिन हो गया, दोनों के दोनों क्या है हमारे, ये दोनों के दोनों प्रोटीन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है आपके प्रोटीन हैं। बट अगर हम बात करें कि जो रक्त का प्लेटलेट होता है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये पहले क्या छोड़ते हैं, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनता है, उसके हेल्प से क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। सो यहाँ पे अगर पूछे कि रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ता है, सो प्रोथ्रोम्बिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन थक्का जमने में सहायता करते हैं, सो फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों, ठीक है। और वहीं पे इनको बनाने के लिए हमको किस विटामिन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, सो विटामिन के का, ठीक है। सो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, सो विटामिन के बोल देते हैं, ठीक है। और रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत मतलब कि लीवर में होता है, जो कि विटामिन के की सहायता से होता है। और इन सबका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, और जो हेपेरिन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है उसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, सो आपके लीवर में होता है, ठीक है, जो आपका यकृत होता है। सामान्यतः रक्त थक्का 2 से 10 मिनट में बनता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन
राइट। और हेपेरिन प्रोटीन का उत्पादन देखिए यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। सो चाहे वो हेपेरिन हो, चाहे वो फाइब्रिनोजन हो, चाहे वो प्रोथ्रोम्बिन हो, सबका निर्माण कहाँ पे आपके हो रहा है, आपके लीवर में, ठीक है, यकृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो ये तो हो चुका, ठीक है, आयरन हो गया। अगला क्वेश्चन कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, या फिर विटामिन की कमी की वजह से होता है, या मस्तिष्क का कैंसर है, या फिर प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। सो जो ल्यूकेमिया है वो आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, ठीक है। अगर ल्यूकेमिया की बात करें तो ये क्या है, आपके सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। और वहीं पे कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण होती है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हमने अभी देख लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ल्यूकेमिया की बात करेगा सो यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर की पल्स दर की जाँच क्यों की जाती है। सो पल्स दर की जाँच क्यों की जाती है, सो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, या मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, या फिर फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। सो पल्स दर जैसे ही आपका आता है, आप किससे समझ जाते हो, हार्ट को यहाँ पे दिल लिख दिया है, ठीक है। सो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसका अगर औसत वजन अगर हम बात करें, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में, सो वो लगभग 300 ग्राम होता है। कहीं कहीं पे इसको 298 दिखाया जाता है, और जनरली इसको बताया जाता है कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें 300 से 350 ग्राम होता है, ठीक है। तो 300 से 350 ग्राम लगभग होता है। और मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों हो ही गया कि 4 चैम्बर का बना होता है, और शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो देखिए हृदय की ओर ले जाने वाली पहले क्या करता है, जो सिराएँ होती हैं, जो वेंस होता है आपका, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेकर के जाती हैं, राइट। और फिर क्या होता है कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जो रक्त को ले जाता है वो क्या कहलाता है, फिर आर्टरी, धमनी कहलाता है, और ये शुद्ध रक्त को लेकर गया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको इसका अपवाद भी बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेंस होते हैं, ठीक इसका उल्टा करते हैं, राइट। और सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। और भ्रूण अवस्था में लगभग 150 बार हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। सो वर्जीनिया एबगर ने, या फिर जॉन हॉब्स ने, ठीक है, या फिर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, या फिर अर्ल डिक्सन ने। सो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका, जॉन हॉब्स ने, ठीक है। पेस मेकर का अगर पूछे आविष्कार किसने किया था, सो सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार जॉन हॉब्स द्वारा किया गया था, ठीक है। पेस मेकर क्या होता है, हृदय की गति को कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे हम बात करें जो इलेक्ट्रोफेलोग्राफ होता है, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर तकनीक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त का कौन सा घटक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। सो कौन सा घटक यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वहीं पे जो प्लाज्मा रक्त जो होता है, प्लाज्मा वो रक्त का क्या होता है, अजीवित तरल भाग होता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का क्या होता है, अजीवित तरल भाग होता है। और रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा, लगभग 55%, ठीक है। 55 से 60 दिखाया जाता है, ये 55% आपको याद करना है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो WBCs और RBCs होते हैं वो रोग से रक्षा करते हैं, और RBC जो होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सो रक्त में क्या चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सो यहाँ पे आपका वाइट ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स, या फिर RBC, या फिर प्लाज्मा। सो ये देखिए आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड वेसल है इसमें अगर हम बात करें तो आपने क्या क्या देखा था कि प्लाज्मा इसमें होता है, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटलेट्स हो गए, और यहाँ पे WBC हो गया। सो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सो इसमें आपका होता है लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, ये हमने देखा था अभी। और RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBCs के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। और RBC का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आना। वहीं हीमोग्लोबिन की कमी से
रक्त छिड़ता रोग हो जाता है। WBCs में न्यूट्रियोफिल्स कणिकाएँ रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। शरीर को रोगों से संरक्षण करना WBC का काम होता है, राइट। सो ये हो गया आपका जितने भी आपके इसमें ब्लड वेसल्स में चीज़ें मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त का वह भाग है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। सो ये भी हमने देखा था कि लगभग 90% क्या होता है, प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और बाकी जितने बचे उनमें आपका प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव्य होता है जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का कितना होता है, 55% होता है। शेष 45% में क्या होती हैं, रुधिर कणिकाएँ होती हैं जैसे कि RBC, WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स वगैरह। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इनमें रुधिर कणिकाएँ होती हैं। WBC शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सो यहाँ पे मनुष्य की बात करें थे तो 4 होता था, लेकिन मछलियों की अगर हम बात करें सो इनमें केवल 2 होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें, देखिए जो स्तनी वर्ग के प्राणी होते हैं इनमें 4 कक्ष होते हैं। जो उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं जो पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रह सकते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब, ठीक है। इनमें क्या होता है, 3 कक्ष होते हैं। और वहीं पे काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं और केचुए में 4 जोड़ी हृदय होता है। मत्स्य वर्ग के जीवों में श्वसन जो होता है वो गिल्स से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, ठीक। तो कौन से इसमें से प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, सरीसृप, मीन, उभयचर या पक्षी। सो पक्षी, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी ये नियततापी जंतु होते हैं, ठीक है, जबकि सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियततापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी अनियततापी जंतु होते हैं। वहीं मत्स्य वर्ग के प्राणी में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एप्टेरिक्स, और ऑस्ट्रिच का साधारण नाम शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन होते हैं। सो 4 कोष्ठी बोल दिया तो वैसे ही आपको पता चल गया ये कौन हो जाएगा, स्तनधारी हो गए, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ हैं, कौन सी मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ होती हैं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका WBC, ठीक है, सबसे बड़ी कणिकाएँ। यहाँ पे आपको जो मैंने इमेज दिखाया था उसमें भी आप देख सकते थे कुछ मतलब ऐसे दिखाया गया था उसको, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स आपको उभयावतल आपको ऐसे ऐसे दिखाए गए थे। सो यहाँ पे सबसे बड़ी जो कणिकाएँ होती हैं वो कौन होती हैं, श्वेत कोशिकाएँ, जो WBC होता है, ठीक है। WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC अनियमित आकृति का केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसका कोई भी शेप साइज नहीं होता है। ये आपका मतलब चौकोर भी हो सकता है, थोड़ा गोला भी हो सकता है, किसी भी तरह का, मतलब इसका कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएँ जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। RBC को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं तो RBC को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। और अगर हम बात करें RBC और WBC में, सो RBC अगर 600 हैं तो उनमें केवल एक क्या होगा, हमारा WBC होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि RH फैक्टर या RH कारक का नाम किससे संबंधित है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, बंदर से, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग टोटल यहाँ पे 111 या 110 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो मान के चलिए आप लोग 80-90 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पूरा देखे, ठीक है, जो कि आपका था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, राइट। सो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो मैं अभी स्टार्ट किया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको करा रहा था, लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे या फिर टफ लग रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि पूरा ही करा देता हूँ फिर, ठीक है, बेसिक से लेकर के पूरा एकदम हाई लेवल तक। तो यहाँ पे बस इतना ही करते हैं, राइट। अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अगले चैप्टर्स क्या, बल्कि हम सोच रहे हैं कि 2-3 चैप्टर एक साथ कराएं जिससे कि आप लोगों का जल्दी हो सके। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड